हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग लेक्चर 2 यानी कि डेटा साइंस के अंदर दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं पहला लेक्चर। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा लेक्चर जहाँ पे हम लोग ये दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटाबेस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 2-3 लेक्चर्स हम लोग थ्योरी के ऊपर बिता लेते हैं, थ्योरी से हम लोग समझते हैं एंड देन फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग VS कोड का यूज़ करेंगे। VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, पाइथन एक्सटेंशन, और मेक श्योर आपके पास पाइथन जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप पाइथन यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके लिखेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो पाइथन एक्सटेंशन है इसको आपको इंस्टॉल कर देना। मैंने इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना एक फोल्डर बना लो डेटा साइंस का। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा साइंस का एक फोल्डर बना के रखा है और यहाँ पे डेटा भी है। तो देखो डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी आप सोचोगे कि यार ये कॉमा वाला डेटा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल .csv। ठीक है, तो ये हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे हमने ये 2 कॉलम्स हैं तो इन दोनों कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट करके रखा है। एक रो है तो ये पूरे रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक छोटा सा डेटा मैंने कहीं से डाउनलोड कर रखा है नेट से। ठीक है ना, इसी के ऊपर हम लोग छोटे डेटा के ऊपर ही पूरा क्लास करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे एंड पूरे कंसेप्ट समझने के बाद एडवांस पोर्शन में हम लोग बड़े डेटा के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये डेटा है, ये हमारा एक स्पोर्ट वॉच का डेटा है जो कि आपके हेल्थ वाला जो स्पोर्ट वॉच आता है ना, कि आपने कितने ड्यूरेशन के लिए रनिंग करी, आपकी एवरेज पल्स कितनी थी, मैक्स पल्स कितनी थी एंड कैलोरीज बर्नेज कितना था। ठीक है, कितने घंटे आपने वर्क किया है ना, कितने घंटे आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बाद में आएंगे, पहले हम लोग ये टॉपिक समझते हैं व्हाट इज डेटा। चलो देखो, सबसे पहले डेटा के बारे में अगर आप देखोगे तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल है ना। पिछले क्लास में भी हमने बात की थी कि डेटा क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इज कॉल्ड डेटा। ठीक है ना, तो हम लोग थ्योरेटिकल पे ज़्यादा जाते नहीं है, प्रैक्टिकल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डेटा मैंने आपको दिखाया भी एक डेटा, ये हमारा एक डेटा है। तो ये हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी परफॉर्मेंस की जो इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करके हमने एक डेटा बनाया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि यार जो भी डेटा है हमारा, जो भी डेटा है इसको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो डेटा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हमेशा। जब भी हम डेटा साइंस के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हमें पहले डेटा के बारे में समझ में आ जाना चाहिए हर एक चीज़। तो देखो जो भी चीज़ है, जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के। तो हमने कैटेगराइज कर दिया डेटा को 2 टाइप में। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब बहुत को लग रहा होगा कि यार ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, ये डेली लाइफ में भी आप यूज करते होंगे ये वर्ड। तो डेटा का भी हम 2 कैटेगरी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर कैटेगरी, एक अनस्ट्रक्चर कैटेगरी। मतलब कि अगर लेट सपोज कि एक डेटा हमने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो जो डेटा हमारे पास है उसके अंदर कुछ एरर वैल्यूज हैं या कुछ एम्प्टी वैल्यूज हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक डेटा दिखाया, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 7th रोज में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉमाज कॉमाज कॉमा है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। कुछ कुछ रोज में देखो कुछ अनवांटेड डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि नंबर्स होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू, अगर हम ये सब नंबर देखें तो नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, कुछ जगह पे तो अनवांटेड डेटा है। यार कभी भी एवरेज पल्स आपका 9000 हो ही नहीं सकता है ना, फिर भी यहाँ पे 9000 आपको दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अनवांटेड डेटा हो गया। तो इस पूरे डेटा को हम क्या बोलेंगे, ये जो डेटा है हमारा ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, तो डेटा को हम कैटेगराइज करते हैं 2 फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हमारा डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज या फिर डेटा इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग का गलती है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हाँ,
तो डेटा हमारा अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है, अगर डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो हमारा स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे से एक डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक क्यूब बनाना है मुझे, लेकिन ये छोटे छोटे स्क्वायर से क्यूब बनाना है और मैं यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये फ्रंट व्यू है क्यूब का, पूरा क्यूब नहीं बनाऊंगा, फ्रंट व्यू है। ठीक है, समझना इसको और मुझे ये बताना, मैंने 3-3 का एक बनाया है क्यूब और कुछ नहीं है ना। अब ये देखोगे तो ये तीनों एक सिमेट्रिकल है नहीं, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो अगर हम ऐसे डेटा के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करना चाहें, एनालाइज करना चाहें, हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करना चाहें, तो हमारे पास बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है कि हम फाइंड कर पाएंगे। अगर मैंने बोला कि यार आप ऐसे डेटा पे काम करो, आपके यहाँ पे डेटा में बहुत सारी मिसिंग वैल्यू है, तो आप कैसे निकालोगे। लेट सपोज आपने एवरेज पल्स की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने की सोची है, एवरेज पल्स की वैल्यू है 80, 85, 90 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रही है। आप देखते हो कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग भी हैं, एक बहुत ही अनरिलेवेंट डेटा भी है। अब अगर मैंने यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की तो जरूरी नहीं है कि आपका आने वाला भी जो कल होगा एवरेज वैल्यू जब आप प्रिडिक्ट करेंगे इस डेटा के बेस पे वो सही होगा, बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है कि हमारा जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, अनस्ट्रक्चर से हमें पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा। और जब हम अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डेटा कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसे बॉक्स बॉक्स में नहीं दिखेगा, मैंने बस एक समझने के लिए आपको एक डिजाइंस बनाया, दैट्स इट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे है, समझ लेना। ऐसा कुछ बॉक्स की साइज भी सेम है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सारे तरफ से। तो ये हमारा क्या हो गया कि अनस्ट्रक्चर्ड के ऊपर अगर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, लाइक हमें फाइंड करना है रिलेशन, तो वो चीज़ बहुत ही गलत हो जाएंगी आपके लिए। आप तो बड़े डेटा के ऊपर काम करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी जो डेटा है आपका वो मस्ट बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग पाइथन के थ्रू करने वाले हैं, इसके ऊपर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, उसके ऊपर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेजेंट हूं, मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा सेकेंड इज डेटाबेस टेबल। अब चलो डेटाबेस टेबल मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा था कि डेटाबेस आपका किस फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है, कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, डेटाबेस टेबल आपका। अब अगर हम डेटा साइंस के लिए डेटाबेस टेबल पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन्स होगा, है ना। पहले तो हम एक्सेल सीट जानते थे, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसके बीच में हमारे सेल्स होते हैं और सेल्स में हमारा डेटा वैल्यू होता है। लेकिन अगर हम डेटा साइंस के लिए डेटाबेस टेबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि डेटाबेस टेबल तो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, और हमारा डेटाबेस टेबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए हमेशा, तभी जाकर हम इसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट की जितने भी डेटा साइंस के कंसेप्ट हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक डेटा के फॉर्म में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा रोज एंड कॉलम, तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर डेटा भी बना रखा है। यहाँ पे देखो आप, रोज एंड कॉलम एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है ना। तो ये एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो ये आपका एक रो हो गया और ये आपका एक कॉलम हो गया। ठीक है, ये रो एंड ये कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये एक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा है। किस चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, स्पोर्ट वॉच की। ये हमारा स्पोर्ट वॉच का डेटा है, तो ये हमारा स्पोर्ट वॉच का डेटा कलेक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज वो स्पोर्ट वॉच का डेटा ऐसा है, रोज एंड कॉलम में इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा समझ लो। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगर हमने बोला कि लेट्स सपोज कि हम एक पूरे टेबल को क्या बोलेंगे डेटा साइंस लैंग्वेज में, हम लोग बोलेंगे इसको डेटा सेट। क्या बोलेंगे, डेटा सेट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक डेटा है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, इसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा सेट्स। ठीक है, एक डेटा सेट नहीं, यहां पे देखो एस लगाया मैंने, डेटा सेट्स। तो अब डेटा सेट्स का मतलब तो यार पूरा टेबल हो गया, लेकिन अगर हमने बोला डेटा सेट क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि एक एक करके इंडिविजुअली जितने भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम डेटा सेट बोलेंगे। बाकी डेटा सेट्स का मतलब क्या हुआ, वो पूरा कंबाइंड टेबल हो गया हमारे पास।
ठीक है। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस की टेबल का, डीबी टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ताकि आपको आगे सारी चीज़ें फ्लुएंट लगे, आगे आप काम करो अगर डेटा पे तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आए कि हाँ यार ये तो टेबल है, ऐसा बताया था सर ने, आगे ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलो। तो अगर हमने देखा रोज एंड कॉलम में रहता है, लेट सपोज हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया कि यार ये एवरेज पल्स का एक कॉलम बनाया, ठीक है, एवरेज पल्स का ये एक कॉलम है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया कुछ 80, 85, 90, 95, ऐसा कुछ हमने वैल्यू भी लिख दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉलम है। ठीक है, ये आप भी जानते हो। अगर मैंने वही एक रो बना दिया, यहाँ पे एक और कॉलम है, यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ 30, यहाँ पे लिख दिया 45, यहाँ पे लिख दिया 40, यहाँ पे 39। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रो है। ये तो आप जानते हो, पहले से ही जानते हो, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। इसी तरीके से ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है एंड ये रो 4 है और कुछ है। तो एक टेबल को पढ़ने के लिए आपने रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप रीड आउट करोगे एक टेबल को। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि यार ये जो कॉलम है इसको हम किस तरीके से देखेंगे डेटा साइंस के अंदर, तो देखो जितने भी कॉलम्स है ना, लेट सपोज यहाँ पे आपके ये भी रो है, ठीक है, ये भी रो है, ये भी आपका रो है, लेकिन इसको हम हेड रो मानते हैं, एक हेडर मानते हैं जिसमें हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉलम्स के जो हेडिंग्स हैं ये डिनोट करते हैं इसको, ये भी एक रो है, माना जाता है रो है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये रो नहीं है। तो इसको बट हम लोग एज ए हेडिंग कॉलम के नेम की तरह यूज करते हैं कि यार ये कॉलम में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, तो ड्यूरेशंस की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉलम की बात करते हैं हम लोग, इस कॉलम को हम लोग एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत जगह पे पूछा जा सकता है व्हाट इज वेरिएबल्स इन डेटाबेस टेबल, तो आप बोलोगे कि वेरिएबल इज नथिंग बट द हेडिंग ऑफ कॉलम। अब जैसे हेडिंग आपका क्या है, ड्यूरेशन, तो आपका ये जो कॉलम 1 है ये वेरिएबल है ड्यूरेशन। अब इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, मल्टीपल्स आइटम्स को स्टोर कर सकते हो यूजिंग पाइथन कंसेप्ट, लिस्ट बना सकते हो, सेट बना सकते हो, टुपल्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, अपने एरे के कंसेप्ट से आप ये सारे डेटा वैल्यू को एक साथ ड्यूरेशन में स्टोर करके डिनोट कर सकते हो। ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है हमारे डेटाबेस टेबल में। आगे हम लोग पाइथन पे इंप्लीमेंट भी करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं पाइथन के थ्रू। ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको कि ये क्या है, एवरेज पल्स इज अनदर कॉलम, हमारे कॉलम 2 के अंदर है। जैसे अगर अभी यहाँ तक की बात करें तो ये हमारा कॉलम 2 है, ये भी एक अलग वेरिएबल है एवरेज पल्स। ठीक है, तो ये भी एक अलग वेरिएबल्स है। इसी तरीके से जितने भी कॉलम्स के हेडिंग हैं वो एक वेरिएबल्स कहलाते हैं डेटा साइंस के अंदर। तो याद रखना इस बात को, जो वेरिएबल्स होता है वो कॉलम होता है, ना कि रो होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रो भी तो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही यहाँ पे वेरिएबल्स कहलाएगा। और आगे आने वाले टाइम पे भी जब आप इंप्लीमेंट करोगे बड़े डेटा के ऊपर भी, तो कॉलम्स ही एक वेरिएबल है, इसी के ऊपर आपको परफॉर्म करना होगा पूरा डेटा साइंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस टेबल एंड हमारा ये कलेक्शन ऑफ जो भी डेटा है, इसकी पूरी इंट्रोडक्शंस आपको कंप्लीट कर देंगे। चलिए आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि यार किस तरीके से हमारा जो पाइथन है वो डेटा साइंस को सपोर्ट करने वाला, और हमें पाइथन में क्या क्या चीज़ें पहले से मजबूत करके रखनी होंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइथन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेटा साइंस पढ़ने आए हैं, राइट। तो पाइथन में आप वो सारी चीज़ें पर कमांड लेकर रखो, सो दैट आपको आसानी हो कि आप पूरे डेटा साइंस के अंदर उस पाइथन के कंसेप्ट को यूज करके पूरा जो कंसेप्ट है ना डेटा साइंस का, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप पाइथन के थ्रू करते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। आई होप कि अभी तक आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और पहले के भी दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देख ले, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड देन चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यार डेटा साइंस और पाइथन का क्या रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए।